अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री ग्रेड 11 और चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर है। नॉलेज 3.4 को हम वाइंड अप करेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में इतना तो समझ लिया था कि व्हाट आर वैन डर वाल फोर्सेस एंड स्पेसिफिकली बेसिकली ये वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं ये एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर ये सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कवर हो जाती हैं। अब फिर फर्दर कुछ बुक्स में इसको क्लासिफाई कर दिया स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस एंड वीक वैन डर वाल फोर्सेस, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि जो डाइपोल फोर्स होती है वो जरा स्ट्रॉन्ग होती है, जो पोल्स के दरमियान में होती है रेलिवेंटली। तो बहरहाल इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कल के लेक्चर में हमने पहले ये सीखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं। ये हमने अच्छी तरह पता चल गया हुआ है। और फर्दर फिर हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप्स पढ़ना शुरू की थी। तो ये मैंने इसको इसी ऑर्डर में अरेंज किया है। जो सबसे स्ट्रांग है वो ऊपर है और जो सबसे वीक है वो नीचे है। यानी अगर देखा जाए तो इनमें सबसे स्ट्रांग कौन सी हैं? आयन डाइपोल फोर्सेस। और जो सबसे कमजोर हैं वो डिस्पर्जन यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ये सबसे कमजोर है। तो मैंने उसी ऑर्डर में इसको मेंशन किया हुआ है। कल हमने आयन डाइपोल फोर्सेस को पढ़ लिया था, डाइपोल फोर्सेस को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड को और आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी से फिर एक नई फोर्स निकलेगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लेकिन पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं? डिफरेंट फोर्सेस और उनके ओरिजिन्स। जैसे कि HCl में आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सॉरी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस फर्क की वजह से कम वाले पे पार्शियल पॉजिटिव, ज्यादा वाले पे पार्शियल नेगेटिव, तो इनके दरमियान में जो पोल्स बने, दिस इज डाइपोल फोर्स। और इस डाइपोल फोर्स की स्ट्रेंथ का दारोमदार इन पोल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर है और इन पोल्स की स्ट्रेंथ का दारोमदार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर है। ये बातें हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। फर्दर फिर हमने आयन डाइपोल फोर्स को अच्छे तरीके से समझा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोल्स का क्या रोल है। फर्दर आज हमने डिटेल से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को पढ़ना है। जी डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने से पहले एक आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए एक बात कि लेट्स से मैं पीरियोडिक टेबल के मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी उनको लिखने वाला हूं। सबसे मोस्ट डेंजरस इन टर्म्स के इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है 4.0। इससे कम ऑक्सीजन की है 3.5 और उससे कम नाइट्रोजन की है 3.2। ठीक है, तो मैं समझाने की हद तक ये कह सकता हूं कि ये तीनों पीरियोडिक टेबल के डॉन है। डॉन से मुराद फॉर इनफॉर्मली हम इन्हें कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं किसी से भी। अब इनके साथ अगर मासूम बेचारा हाइड्रोजन अटैच हो जाए थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड तो उसका तो बुरा हाल होगा। कैसे बुरा हाल होगा? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं समझाने के लिए, ये फ्लोरीन के हैं। ठीक है, और जो मैं ये डॉट से या ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, समझो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या था कि बेसिकली इन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर किया। उस शेयरिंग में क्या हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन टेक्निकली हाइड्रोजन के भी होने चाहिए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर है वो फ्लोरीन का भी है। इस तरह फ्लोरीन के 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेट रूल के मुताबिक फ्लोरीन स्टेबल होता है। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में कम है, हाइड्रोजन 2.1 है, फ्लोरीन 4.0 है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होगा क्या कि ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उस वजह से एक तो फ्लोरीन पे बहुत ही अच्छा नेगेटिव चार्ज आएगा
बहुत अच्छा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे बहुत अच्छा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, नंबर 1। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, तो ऑलमोस्ट 1.9 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यानी आप 4.0 में से 2.1 माइनस करो ना, तो 1.9 का ऑलमोस्ट डिफरेंस आता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड वी ऑल नो दैट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो पोलैरिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2.1, 3.5, तो यहां पे डिफरेंस ऑलमोस्ट 1.4 का है, कम है डिफरेंस। डिफरेंस कम होने की वजह से रेलेवेंटली पोल्स थोड़े से वीक होंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, बट होगा सिनेरियो वैसा ही कि हाइड्रोजन बेचारे का इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट शिफ्टेड है ऑक्सीजन की तरफ ही। ठीक है, हाइड्रोजन बेचारे का इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है ऑलमोस्ट ऑक्सीजन की तरफ ही, तो जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन कम है ऊपर वाले केस में से। अगर मैं लास्ट केस की बात करूं, तो जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कनेक्टेड है, तो 2.1 एंड 3.2। अब 2.1 3.2 डिफरेंस है, लेकिन ऊपर से तो कम डिफरेंस है ना, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.2 का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस की वजह से यहां पार्शियल पॉजिटिव और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगेन शिफ्टेड होगा टुवर्ड नाइट्रोजन, लेकिन ऊपर वाले के मुकाबले में कम होगा। तो वी विल से दैट, अगर मैं यहां पर एक पेज ऐड करूं, कि ये हमारे पास अगर फ्लोरीन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो दिस विल बी अ पार्शियल पॉजिटिव, दिस विल बी अ पार्शियल नेगेटिव। ये अगर हाइड्रोजन है, ये अगर ऑक्सीजन है, दिस विल बी अ पार्शियल पॉजिटिव। रेलेवेंटली छोटा साइज में चार्ज बना रहा हूं, और दिस विल बी अ हाइड्रोजन एंड दिस विल बी अ नाइट्रोजन, और ये वेरी स्मॉल पार्शियल पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, वेरी स्मॉल इन अ सेंस मैं कह रहा हूं कि रेलेवेंटली टॉप टू बॉटम अगर आप देखो, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से फर्क पड़ रहा है, यानी पोलैरिटी वीक हो रही है। एक बात ये तो आपको समझ आ गई। अब आगे समझते हैं होगा क्या। डी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अब हाइड्रोजन बॉन्ड असल में क्या होता है। मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं एच ए स्टैंड फॉर, यहां पे या तो फ्लोरीन आएगा, या तो ऑक्सीजन आएगा, या तो नाइट्रोजन आएगा। यहां पर एक और मॉलिक्यूल है एच ए, सेम मॉलिक्यूल है, तो ए यहां पर भी रिप्रेजेंट तीनों को ही कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां जो हाइड्रोजन है, मजलूम हाइड्रोजन, एक तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दूसरा स्मॉल इन साइज है। अब जब भी कोई चार्ज स्मॉल इन साइज होता है और चार्ज उस पर ज्यादा होता है, तो उसकी फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइंस बड़ी स्ट्रांग होंगी यहां पर। यानी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, हाइड्रोजन अपने इर्द गिर्द बड़ा स्ट्रांग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उससे होगा क्या, उससे यह होगा कि सामने वाले नेगेटिव पोर्शन को, सामने वाले नेगेटिव पोर्शन को इसके लिए अट्रैक्ट करना इंतहाई आसान है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस सादा सी फोर्स को हम क्या नाम देंगे, शाबाश, डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या ये खाली डाइपोल डाइपोल फोर्स है? अभी तो फिलहाल डाइपोल डाइपोल फोर्स ही लग रही है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर कुछ और भी होगा, और वो क्या होगा जी, ये बड़ा स्पेशल है। इसी चीज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी चीजों से मुख्तलिफ है। तो ये माइनस और ये पॉजिटिव के दरमियान में मैंने सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स बना दी। अब अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन हैव 3 लोन पेयर्स, ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर्स, नाइट्रोजन हैव 1 लोन पेयर। कहने का मतलब यह है कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तीनों के पास एटलीस्ट लोन पेयर मौजूद है।
तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की वजह से ए पे पड़े हुए लोन पेयर को अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा, खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के हिस्से में आने वाला जो पेयर था उस पे कब्जा किसका है, इस ए का। जब इस ए का कब्जा है तो ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और तभी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और सामने लगे हुए ए से मुराद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनसे क्या करेगा, उनसे लोन पेयर को अपनी तरफ ट्रैक कर लेगा, खींच लेगा। अब ये ए क्या करेगा, ए तो कुछ नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, सामने वाला ही हाइड्रोजन बड़ा स्ट्रांग है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में, तो होगा क्या, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, नाम सुना होगा आपने, जिसमें एक डोनर होता है। बस ये थोड़ा मैं इसको जरा रीराइट करना चाहूंगा। डायपोल डायपोल फोर्स तो है, लेकिन साथ में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसका इस्तेमाल कौन करेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसने सामने वाले ऑपोजिट मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोर्शन से लोन पेयर को अपनी तरफ ड्रैग कर लिया। नाउ दिस इज सीसी बॉन्ड। व्हाट इज सीसी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब अब इस मॉलिक्यूल 1 में और मॉलिक्यूल 2 के दरमियान में 2 चीजें ऑपरेट कर रही हैं, एक डायपोल डायपोल फोर्स, और दूसरी कौन सी चीज है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों चीजें मिलकर जो रिजल्टेंट वैंडरवाल फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर जनरेट करेंगी, उसका हम एक स्पेशल नाम रखेंगे, स्पेशल केस। क्या नाम है स्टूडेंट्स उसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वी विल से दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। ऐसी डायपोल डायपोल फोर्स जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी शामिल हो जाए, उसे हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा जी, कुछ सवाल है, क्यों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, उसकी जिम्मेदारी 2 चीजों पे आती है। सामने नेगेटिव पोर्शन में ऐसी चीज हो जिसपे लोन पेयर पड़े हैं, और पॉजिटिव एंड पे कौन हो, मजलूम हाइड्रोजन, तभी तो वो लोन पेयर्स को ड्रैग कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, जरा गौर से देखिए, ये आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर H और F के दरमियान में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, यहां पर आपको यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है अमोनिया के अंदर। अब सवाल यह है कि सर स्ट्रॉन्ग किसके अंदर है, टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए HF के अंदर, HF का पहला नंबर आना चाहिए, क्योंकि इसकी पोलैरिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग पोल्स हैं। अभी जैसे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिस्कस किया। दूसरा नंबर होना चाहिए वाटर का, तीसरा नंबर होना चाहिए अमोनिया का, ठीक है, तीसरा नंबर अमोनिया का होना चाहिए। लेकिन आप चैप्टर 4 में जब स्पेशल हम इन टॉपिक्स को दोबारा रिकंसिडर करेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, अभी सिर्फ एसएलओ की डिमांड है, ये फोर्सेस होती क्या है, ओरिजिन कहां से आता है इनका, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकी निटिग्रिटी, इनकी डिटेल्स हमने चैप्टर 4 में डिस्कस करनी है, ठीक हो गया। वाटर का एनामलस बिहेवियर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम कैसे जिंदा हैं, कैसे हमारी जो अर्थ पे हम हैबिटेबल हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या किरदार है, वो हम सारा नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ऐसा नहीं होता, ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट नंबर 1 वाटर में नजर आता है, नंबर 2 HF में नजर आता है, नंबर 3 अमोनिया में नजर आता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF के अंदर है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में सीखनी है, जिसमें यह एस्टैब्लिश करेंगे कि नंबर 1 वाटर है। अभी आप इसको इतना ही समझें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF का है, दूसरा नंबर वाटर का है, तीसरा नंबर अमोनिया का है, लेकिन हकीकत में थोड़ा सा फर्क है। चलें जी, आई होप स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। और अगर मैं दोबारा चार्ट की तरफ जाऊं, तो हमने जो फोर्सेस डिस्कस करनी थी उनमें हमने आयन डायपोल फोर्स तो कल डिस्कस कर ली थी, ये भी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी डिस्कस कर लिया, डायपोल डायपोल फोर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब मैं जो अगली फोर्स डिस्कस करने वाला हूं वो है डिस्पर्जन फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ये क्या होती हैं, इनको मैं जरा अब डिटेल के साथ डिस्कस करता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सिचुएशंस को अच्छे तरीके से समझना है। यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करूंगा। स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर
मेरे पास दो तरह के केमिकल्स हैं, एक जिनमें आयंस पाए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और सेकेंडली मेरे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब 9 पे पॉजिटिव है, 9 पे नेगेटिव है। हम कह सकते हैं दीज आर नॉन पोलर, नॉन पोलर। और ये हमारे पास आयनिक है, आयनिक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप NaCl और Br2 ये मिसाल ले सकते हैं कि आपने NaCl और Br2 को मिक्स कर दिया, अब क्या होगा। सबसे पहले तो बेटा आप लोग जान लें कि ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। आपको अभी अच्छी तरह पता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे फैला होता है, MOT के अंदर आपने ये चीज देखी है। अब होगा क्या, और ये फ्रेजाइल है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फ्रेजाइल है। क्यों फ्रेजाइल है? क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है और बड़े साइज का न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कमजोर होता है बड़े साइज के एटम का। छोटे साइज के एटम का क्या होता है, छोटा साइज होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। तो ब्रोमीन रेलेवेंटली लार्ज साइज एटम है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव आयन जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा, बेसिकली रिपेल, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे माइनस चार्ज है। और ये माइनस आयंस क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेंगे। नतीजे में क्या होगा कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं ये रिपल्शन और लड़ाई से बचने के लिए क्या करेंगे, यानी माइनस माइनस की रिपल्शन और प्लस माइनस की अट्रैक्शन इसको मजबूर करेगी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ले जाए और न्यूक्लियस एक तरफ कर ले। यानी मॉलिक्यूल के एक हिस्से पे माइनस जमा हो जाएगा और एक हिस्से पे प्लस जमा हो जाएगा, और इस तरह से इधर पॉजिटिव आयन आकर एक बैठ जाएगा और इधर नेगेटिव आयन। अब इस प्लस माइनस के दरमियान में अट्रैक्शन और इस प्लस माइनस के दरमियान में अट्रैक्शन। तो बेसिकली ये तो आयन था, लेकिन इसके अंदर पैदा हुआ आयन इंड्यूस डाइपोल, यानी डाइपोल था नहीं, प्रोड्यूस इंड्यूस किया गया। तो अब इसके दरमियान में जो फोर्सेस हैं डेफिनेटली वो वीक होंगी, क्योंकि ये टेम्परेरी डाइपोल है। जैसे ही आयन्स साइड पे होंगे, इधर उधर जाएंगे, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और पोल्स खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास ये जो फोर्स है जिसमें एक तरफ आयन होता है और एक तरफ इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, इसका नाम है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब एक और केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सिमिलर है। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल पोलर, नॉन पोलर। पोलर क्या करेगा, पोलर नॉन पोलर को भी पोलर बनाएगा, पोलर नॉन पोलर को भी पोलर बनाएगा। कैसे? वैसे ही जैसे पहले हुआ, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इनको रिपेल करेगा। अगेन इस रिपल्शन के चक्कर में ये क्या करेगा, नॉन पोलर अपनी शक्ल को बदलेगा इस तरह से कि अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ कर ले और न्यूक्लियस जो है वो एक तरफ कर ले। मतलब कि दिस इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, क्योंकि पहले एक डाइपोल था, डाइपोल था, अब इसमें पैदा हो गया, तो क्या नाम हो गया, डाइपोल। इसमें क्या है, शाबाश, इंड्यूस डाइपोल। अब इनके दरमियान में जो फोर्सेस जनरेट होंगे उनका नाम क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो इनके अंदर ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना रोल नहीं है। बेसिकली ये वो फोर्सेस हैं जो डिस्परियन फोर्सेस के नाम से मशहूर हैं। अब जरा हम चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने किन फोर्सेस को डील कर लिया है। देखें जी, डाइपोल चार्जेस एंड पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। व्हाट इज पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड? ये पोलराइजेबल का मतलब आपको समझ आना चाहिए। जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक रफ पेज चाहिए। जरा आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं,
रफ पेज नहीं है कोई यहाँ पे? ये मुझे पेपर दिखा देना फिर, ठीक है? ये कोई एक रफ, हाँ ये दिखा दें। लेट्स से मेरे पास ये पेज है, इस पेज को मैं रैप इस तरह कर लेता हूं। अब आप मुझे बताएं, इसका अगर बड़ा बोल होगा तो इस बोल, ये बोल सर्कुलर है, लेकिन अगर मैं इसको डी शेप करना चाहूं, इसकी शक्ल बदलना चाहूं, तो मेरे लिए आसान है अगर ये बड़े साइज का है, क्योंकि ये इतना कॉम्पैक्ट नहीं है। तो बड़े साइज का अगर मेरे पास ये कागज का बोल है तो मैं उसको डी शेप कर सकता हूं, उसको खींच सकता हूं, उसको डी शेप कर सकता हूं। उसके इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब यहां पर है कि बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा एटम जो बड़े साइज का है, या एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बड़े साइज का है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को डी शेप करना। डी शेप करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ ले जाना और न्यूक्लियस को एक तरफ ले जाना। इस अमल को पोलराइजेबल या पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। अब पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और एक तरफ अगर, पहले देखें, एक तरफ अगर आयनिक चार्ज हो और दूसरी तरफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो, जैसे कि आपने देखा एक तरफ आयनिक चार्ज था, ये देखें, एक तरफ आयनिक चार्ज था, एक तरफ आयनिक चार्ज था और एक तरफ पोलराइजेबल क्लाउड था। तो नाउ दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इसमें एक तरफ डाइपोल था और एक तरफ पोलराइजेबल चार्ज था, जिसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ठीक हो गया? तो इस फोर्स का नाम क्या रखा हुआ है जी, जरा देखें। जी, इसका नाम है डाइपोल तो था, और एक तरफ इंड्यूस हो गया डाइपोल, यानी एक तरफ डाइपोल चार्ज था और दूसरी तरफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था। तो पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कौन है? जो इंड्यूस हुआ क्लाउड। क्लाउड एक तरफ चला गया, न्यूक्लियस एक तरफ चला गया। तो नॉर्मली जितना छोटा कॉम्पैक्ट साइज होगा बोल का, जितना एटम छोटा होगा, इसको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल है, इसको पोलराइज करना मुश्किल है। तो याद रखिएगा, ये फैक्टर हम अभी सिमुलेशन में भी देखते हैं। लास्ट हमारे पास फोर्स है जिसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। क्या होती हैं जी ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस? इसको देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने ये डायग्राम है। इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें आपको एक छोटा सा एक सिंपल सा एटम नजर आ रहा है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। सेंटर में न्यूक्लियस था जो कि अब साइड पे आ गया है, और बाहर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब हुआ क्या कि इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, अच्छा दिस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस विल, ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। होगा क्या, जरा बात को समझिए। अब ये जिस क्लोज कंटेनर में बंद है, इसका टेम्परेचर अगर लो कर दिया जाए और इसका प्रेशर हाई कर दिया जाए, तो इस अमल की वजह से मॉलिक्यूल करीब आएंगे, और जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को डेफिनेटली करीब आने की वजह से माइनस माइनस चार्ज है इनके ऊपर। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे माइनस चार्ज है, इसके भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे माइनस चार्ज है, और सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा है, तो बेसिकली सबसे पहले तो क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उस रिपल्शन से बचने के लिए यहां धक्का लगेगा और इधर से भी धक्का लगेगा। और जैसे इनको धक्का लगेगा, रिपल्शन होगी, लड़ाई होगी, लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, मॉलिक्यूल करीब आ रहे हैं, और जब मॉलिक्यूल करीब आते जाएंगे, लड़ाई बढ़ती जाएगी। अब उसका हल क्या है कि ये अपनी शक्ल को बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे शक्ल को? आप देखें कि इन मॉलिक्यूल्स ने, इन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ने या मोनोएटॉमिक एटम्स ने, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यहां पर एटम्स भी हो सकते हैं, अपने न्यूक्लियस एक तरफ कर लिए और अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ कर लिए। अपने न्यूक्लियस एक तरफ कर लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ कर लिए। अब इस टेम्परेरी डाइपोल, मैं क्यों टेम्परेरी डाइपोल बोल रहा हूं, जैसे ही ये कंडीशन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर को मैं खत्म करूंगा तो ये मॉलिक्यूल दोबारा भाग जाएंगे दूर दूर। जरा ऑन करें जरा से मुझे स्क्रीन पे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है परफ्यूम। परफ्यूम जैसे ही बॉटल से बाहर आती है, आपने देखा वो लिक्विड नहीं रहती, उड़ जाती है, क्योंकि कंटेनर के अंदर कंडीशन अप्लाई की हुई है, हमने उसको प्रेशराइज किया हुआ है, जिसकी वजह से पार्टिकल समहाउ क्लिंग, एक दूसरे के साथ अटैच है। टेम्परेरी डाइपोल्स, टेम्परेरी डाइपोल के इधर माइनस, इधर प्लस,
इधर प्लस इधर माइनस। अब ये टेम्परेरी डायपोल के दरमियान में जो फोर्स होगी इसका नाम है डिस्पर्जन फोर्स, जिसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसकी तफसील भी आपको अगले चैप्टर में मजीद सीखने को मिलेगा। नॉर्मली मैंने बताया जो छोटे साइज के एटम है उनमें ये फोर्स कम है, और जो बड़े साइज के एटम है उनमें ये फोर्स ज्यादा है। या छोटे साइज के मॉलिक्यूल में फोर्स कम है, बड़े साइज के मॉलिक्यूल में फोर्स ज्यादा है। और सेकेंडली दीज आर द वैंडरवाल फोर्सेस, जिसे हम वीक वैंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। और दूसरा जो मैंने शुरू में पढ़ाई है आपको, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल फोर्सेस, वो स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्सेस है, ये वीक वैंडरवाल फोर्सेस है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज बताना चाहता हूं, ये फोर्सेस मशहूर हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। याद है कल मैंने आपको सिमुलेशन दिखाई थी, कल मैंने पोलर को तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन नॉन पोलर मैंने बोला था कि कल के लेक्चर में हम उनकी फोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऑपरेट करती हैं। सिमुलेशन पे देखते हैं ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं हाँ जी, ये देखिए जरा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लेता हूं। तो देखिए ये स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और मैं आराम से ये स्ट्रिंग्स देख सकते हैं ना, वीक स्ट्रिंग्स हैं। मतलब यहां से अंदाजा लगता है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर। हाँ, यहां शक्ल बदलते हुए नहीं दिखाया, लेकिन इतना तो बताया है कि इनमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिससे इनके दरमियान में फोर्स है, लेकिन इनको डी अटैच करना भी इंतहाई आसान है। अब मैं काम करता हूं, मैं बड़ा मॉलिक्यूल लेता हूं, बड़े साइज का मॉलिक्यूल है जिसमें ज्यादा लाइक कार्बन 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 एटम, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ते हैं उनमें कार्बन कार्बन की चेन होती है। देखिए इन्हें थोड़ा सा डी अटैच करना मुश्किल है, और आप देखें कि इनमें फोर्सेस भी ज्यादा हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं इनमें रेलेवेंटली इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। जो सरफेस एरिया आपस में लड़ाई कर सकता है, आपस में डिस्पर्जन कर सकता है, और लड़ाई लड़ाई होगी तो फोर्सेस आएंगे ना। एरिया आपस में कोलाइड करेगा तो रिपल्शन आएंगी, तो पोलराइजेबिलिटी, ये जो मैंने आपको स्लाइड पे भी दिखाया ना, याद रखिए द फिनोमिना ऐसा फिनोमिना जिसकी वजह से ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो सिमेट्रिकल की बजाय अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। सिमेट्रिकल से अनसिमेट्री में आना, नॉन पोलर से पोल्स में आना, दिस इज पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी या तो बड़े साइज का मॉलिक्यूल हो या ज्यादा लंबी चेन वाला मॉलिक्यूल हो। आप देख सकते हैं इसको अलग करना मुश्किल है। ठीक है, रेलेवेंटली थोड़ा मुश्किल है। अब स्ट्रिंग्स देखें यहां पर बढ़ गई हैं। अब मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं जो एक स्ट्रेट है और दूसरा बेंड है। अब इसका मतलब बेंड मॉलिक्यूल करने से क्या होगा, देखिए अगर आप गौर करें तो इसको अलग करना आसान हो गया, क्योंकि बेंड होने से उसकी सरफेस कम हो गई है। सरफेस के कम होने से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी जो इंटरेक्शन है वो वीक हो गई है। जरा देखिए इसको अलग करना आसान है। ठीक है, ये वैसे फैक्टर्स हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने। अगर मैं लार्ज स्ट्रेट एंड सर्कुलर करूं, यानी सर्कुलर मॉलिक्यूल विद इन अ मॉलिक्यूल, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जनरेट कर ली उसने, लेकिन अदर मॉलिक्यूल्स के साथ एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस वीक हो गई हैं। देखें जरा, ठीक है, इसको अलग करना और आसान है। लेकिन अगर एक कर्व शेप हो तो फिर डेफिनेटली शेप के अकॉर्डिंग फोर्सेस यहां पर बढ़ गई हैं, यहां पर अलग करना इसको रेलेवेंटली थोड़ा मुश्किल है। ठीक हो गया, तो इन तमाम फैक्टर्स को, शेप इसमें शामिल है, मॉलिक्यूल का साइज शामिल है, स्ट्रक्चर की किस तरह की स्ट्रक्चर है, चेन बेंड स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ये तमाम फैक्टर्स हमने वैसे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करने हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, डिपेंड्स कि वो किस कैटेगरी में हैं, पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, कितने पोलर हैं, कितने कम पोलर हैं, कितने ज्यादा पोलर हैं, कितने नॉन पोलर हैं, उसकी वजह से डिफरेंट तरह की फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट करती हैं। और वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिखी हैं, टॉप टू बॉटम। मैंने इनके साथ में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लिखे हैं। जैसे यहाँ लिखा है, जो हमारे पास आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं, उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो 40 डिग्री से 600 डिग्री तक होते हैं। ये 10 to 40 डिग्री होता है, ये 5 to 25 डिग्री होता है। तो इसी तरह से अगर देखें
तो ये 3 to 15 डिग्री होता है। ये 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं ना यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर Na+OH-, तो सॉरी मैं यहाँ पे आपसे जरा माजरत चाहूंगा, ये इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जो ताकत चाहिए वो बताई हुई है। जैसे Na+OH के दरमियान में जो ताकत है उसको ब्रेक करने के लिए इतनी इतनी रेंज में ताकत चाहिए हो सकती है, डिपेंड के डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट तरह की वैल्यूज यूज होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए इतनी ताकत चाहिए, ठीक है। डाइपोल डाइपोल सिंपल, इनको इतनी ताकत चाहिए। यानी टॉप टू बॉटम देखो तो बॉन्ड्स को तोड़ना यानी यहां पर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करना रेलेवेंटली आसान हो रहा है, तो ये इनकी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब आप इसके साथ अटैच क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट को सॉल्व करें, और हम इंशाल्लाह आपके लिए फेडरल बोर्ड के दिए हुए फ्रेमवर्क के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं आपके लिए। बहुत जल्द आपके हाथों में वो क्वेश्चन बैंक होगा। उसके बाद क्या होगा, लेक्चर लें, किताब पढ़ें और फौरन उस असेसमेंट रजिस्टर को खोल के सवालों को हल करें। आपके सारे सवाल आसानी से सारे के सारे हल हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जाते जाते एक स्लाइड देखिए, इसमें आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितनी ये देखो बेसिकली मैंने ये यहां पर शो किया है कि जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा सरफेस कम होगी, इंटरेक्शन की सरफेस कम होगी, तो वीक अट्रैक्शंस डेवलप होंगे। जितनी सरफेस बढ़ेगी लड़ाई के चांस बढ़ेंगे, लड़ाई बढ़ेगी तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। देखो आगे जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हो, स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया से लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया में जा रहे हो, वीक अट्रैक्शन से स्ट्रांग अट्रैक्शन में जा रहे हो। पता कैसे चला? इनके बॉइलिंग पॉइंट से देख सकते हो, इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी ये मैंने आपकी बुक से चार्ट लिया है, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई और ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। आई होप डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से आपको ये लेक्चर समझ आ गया है। किसी भी किस्म का सवाल हो आप कर सकते हैं। इससे पहले हम अपना लेक्चर वाइंड अप करें, सब क्लियर है? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।